नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की सुर्खियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से गुजरात के 3 दिवसीय दौरे पर मेहसाणा के मोढेरा में विभिन्न परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। मोदेश्वरी माता मंदिर में दर्शन और पूजा करने के बाद सूर्य मंदिर का भी करेंगे दौरा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के चंडीगढ़ दौरे का आज दूसरा दिन। राष्ट्रपति आज चंडीगढ़ सचिवालय के नवनिर्मित भवन का करेंगे उद्घाटन। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के 52वें दीक्षांत समारोह और शताब्दी वर्ष समारोह में भी करेंगे शिरकत। पूर्वोत्तर के दौरे पर गए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गुवाहाटी में पूर्वोत्तर परिषद के 2 दिवसीय पूर्ण सत्र का करेंगे उद्घाटन। गृह मंत्री दरगांव स्थित पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज में राज्य स्तरीय पुलिस अधीक्षक सम्मेलन का भी करेंगे उद्घाटन। विश्व प्रसिद्ध मां कामाख्या देवी मंदिर में भी करेंगे पूजा अर्चना। शिवसेना में 2 गुटों के बीच तनातनी के बीच चुनाव आयोग ने पार्टी के चुनाव चिन्ह धनुष बाण के उपयोग पर लगाई रोक। अंतरिम आदेश में चुनाव आयोग ने कहा, दोनों गुट चुनाव लड़ने के लिए 10 अक्टूबर तक दें 3 विकल्प। उत्तर कोरिया ने पूर्वी सागर की ओर संदिग्ध बैलिस्टिक मिसाइल दागी। बीते 2 सप्ताह में मिसाइल फायर का ये 7वां वाकया। जापान ने कहा, उत्तर कोरिया की यह हरकत नहीं की जाएगी बर्दाश्त। वहीं उत्तर कोरिया ने अपने बचाव में कहा, अमेरिकी सैन्य खतरों के खिलाफ आत्मरक्षा के लिए किया मिसाइल परीक्षण। खेल की खबरों में 3 मैचों की 1 दिवसीय सीरीज के दूसरे मुकाबले में आज भारत और दक्षिण अफ्रीका होंगे आमने सामने। पहला मैच गंवाने के बाद सीरीज में वापसी के इरादे से मैदान में उतरेगी भारतीय टीम। और गुजरात में चल रहे 36वें राष्ट्रीय खेलों में पदक तालिका में सर्विसेज का दबदबा बरकरार। 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक स्पर्धा में सर्विसेज के लिखित एसपी ने किया स्वर्ण पर कब्जा। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से गुजरात के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। गुजरात दौरे के पहले दिन पीएम आज मेहसाणा के मोढेरा में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री मोडेश्वरी माता की पूजा अर्चना करेंगे और विश्व प्रसिद्ध मोढेरा सूर्य मंदिर में लाइट एंड साउंड शो की शुरुआत करेंगे। ये खास रिपोर्ट देखिए। अपने 3 दिवसीय गुजरात दौरे के सबसे पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 अक्टूबर को मेहसाणा जिले जाएंगे और मोढेरा गांव को देश का पहला 24x7 सोलर विलेज के रूप में घोषित करेंगे। इस गांव में 1300 से ज्यादा ग्रामीण घरों में सोलर रूफटॉप स्थापित किए गए हैं, जिससे बिजली बिलों में 60 से 100% की बचत हो रही है। यही नहीं, यहाँ पर 6 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट भी लगाया गया है और 15 मेगावाट का स्टोरेज प्लांट भी तैयार किया गया है, जो सरप्लस अक्षय ऊर्जा को पावर ग्रिड के जरिए गुजरात के अन्य हिस्सों में भी सप्लाई करेगा। ये इंडिया का फर्स्ट सोलर पावर है और ये 6 मेगावाट का सोलर पावर है और 15 मेगावाट आवर का बैटरी स्टोरेज सिस्टम है कि जो दिन के दौरान जो भी सोलर एनर्जी होगा वो स्टोर करेगा प्लस सप्लाई भी करेगा विलेज को, और रात में वो कंटिन्यूस सप्लाई करता रहेगा। इस प्रोजेक्ट में हमने ये भी किया है कि सोलर रूफटॉप्स हर गांव मकान पे लगाए जो टेक्निकल फिजिबल थे। तो मोढेरा गांव में 1100 से ऊपर जो मकान की संख्या है जिन्होंने वहां पे हमें 1 किलोवाट का सोलर रूफटॉप सिस्टम लगाया है, और करीबन 13 से 15 से ज्यादा भी बिल्डिंग है गवर्नमेंट की, वहां पे भी हमने 200 किलोवाट से ज्यादा सोलर रूफटॉप सिस्टम लगाया है। मोढेरा स्थित माता मोडेश्वरी देवी मंदिर, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुल देवी भी हैं, वहां जाकर प्रधानमंत्री मोदी माता की पूजा अर्चना और आरती भी करेंगे। गुजरात के मुख्यमंत्री रहने के दौरान प्रधानमंत्री मोदी यहां अक्सर पूजा अर्चना किया करते थे और अब बतौर प्रधानमंत्री वे यहां माता का दर्शन करेंगे। माता जी को पहले हाथ जोड़ समायतना करवाएंगे और माता जी की से पूजा अर्चना पूरी होने के बाद उसके हाथ से आरती उतारेंगे, माता को भोग लगाएंगे और यहाँ माता जी की चढ़ी हुई एक माता की चुनरी बोलता है ना,
वो माता की प्रत्येक रूप सेवा के रूप में उसके देंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व प्रसिद्ध मोढेरा स्थित सूर्य मंदिर जाएंगे, जहां वे लाइट एंड साउंड शो की शुरुआत करेंगे। माता मोडेश्वरी मंदिर के दर्शन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोढेरा के इसी सन टेम्पल में आएंगे, जिसे 11वीं शताब्दी में सोलंकी डायनेस्टी ने बनवाया था। कहा जाता है कि ये मंदिर बिल्कुल कर्क रेखा के समीप है और साल में एक दिन यानी 23 मार्च को यहाँ पर सूर्य की जो किरण है वो बिल्कुल गर्भगृह के अंदर तक जाती है। प्रधानमंत्री के इस दौरे में सबसे खास बात यह है कि पूरा मोढेरा गांव अब सौर ऊर्जा से संचालित होगा, चाहे बात ईवी चार्जिंग की हो या फिर पार्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर की हो या मोढेरा स्थित मंदिरों की। 2030 तक अक्षय ऊर्जा के माध्यम से भारत की 50% ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को पूरा करने में मोढेरा गांव मील का पत्थर साबित हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेहसाना विजिट में सबसे अहम है मोढेरा का ये अक्षय ऊर्जा को क्षेत्र में जो शुरुआत करने जा रहे हैं। देश का पहला मोढेरा ऐसा गांव बनने जा रहा है जहां पे कि 24/7 जो है सोलर सिस्टम के जरिए जो है वो पावर सप्लाई की जा सकेगी। मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा एक इस मॉडल के तहत कि किस तरीके से ये सोलर प्लांट है, जो जहां से कि जो स्टोरेज सिस्टम है उसे जो है सप्लाई वहां से स्टोरेज भी किया जा सकता है। और इससे आप यहाँ देख सकते हैं कि जो विलेज है तकरीबन 1300 ग्रामीणों के जो घर है उनके रूफ टॉप पर जो है वहां पर सोलर जो के पावर लगाए गए हैं, ताकि उससे जो उनको जो है सप्लाई मिल सके। और जो सरप्लस होगा, जो सोलर सरप्लस होगा वो जो ग्रिड है उनको दिया जाएगा और इस ग्रिड के जरिए जो सप्लाई है वो आगे भी गुजरात के अंदर बाहर जो है वहां पर उसे भेजा जा सकेगा। तो देश का पहला ऐसा गांव मोढेरा बनने जा रहा है जो कि पूर्ण रूप से सोलर एनर्जी यानी अक्षय ऊर्जा पे निर्भर करेगा और ये शायद अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत के लिए एक बहुत बड़ा कदम होने जा रहा है। कैमरामैन प्रमोद नेगी के साथ अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज, मोढेरा, मेहसाना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के चंडीगढ़ दौरे का आज दूसरा दिन है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चंडीगढ़ सचिवालय के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन करेंगी। राष्ट्रपति चंडीगढ़ में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के शताब्दी वर्ष समारोह के 52वें दीक्षांत समारोह और समापन समारोह में भी शिरकत करेंगी। शनिवार को उन्होंने भारतीय वायुसेना की 90वीं वर्षगांठ के अवसर पर सुखना झील पर आयोजित समारोह में भाग लिया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पूर्वोत्तर दौरे का आज तीसरा दिन है। गृह मंत्री आज गुवाहाटी में विश्व प्रसिद्ध मां कामाख्या देवी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद गृह मंत्री गुवाहाटी में आज से शुरू हो रहे पूर्वोत्तर परिषद के 2 दिवसीय पूर्ण सत्र का उद्घाटन करेंगे। एनईसी की बैठक में कई मुख्यमंत्री, 8 पूर्वोत्तर राज्यों के राज्यपाल और एनईसी के शीर्ष अधिकारी भाग लेंगे। बैठक के दौरान क्षेत्र के विकास के मुद्दों पर चर्चा होगी। बाद में गृह मंत्री गोलाघाट जिले स्थित डेरगांव में पुलिस अधीक्षकों के राज्य स्तरीय सम्मेलन का भी उद्घाटन करेंगे। शिवसेना के उद्धव ठाकरे और शिंदे गुटों की तनातनी के बीच चुनाव आयोग ने शिवसेना का चुनाव चिन्ह फ्रीज कर दिया है। अब न तो एकनाथ शिंदे और न ही उद्धव ठाकरे गुट धनुष और तीर चुनाव चिन्ह का उपयोग कर पाएगा। शुक्रवार को चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे धड़े को 3 नवंबर को अंधेरी ईस्ट विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर पार्टी के चुनाव चिन्ह पर प्रतिद्वंद्वी एकनाथ शिंदे समूह के दावे पर शनिवार तक जवाब देने को कहा था। चुनाव आयोग का निर्देश शिंदे गुट द्वारा 4 अक्टूबर को एक ज्ञापन सौंपे जाने के बाद आया है, जिसमें कहा गया है कि उपचुनाव नजदीक आने पर उसे चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाए। चुनाव आयोग ने शिवसेना के शिंदे और उद्धव गुट को अंतरिम आदेश तक आगामी चुनाव में न ही पार्टी का चुनाव चिन्ह और न ही पार्टी का नाम उपयोग करने का आदेश दिया है। चुनाव आयोग ने अपने अंतरिम आदेश में कहा है कि दोनों ही गुट चुनाव लड़ने के लिए अपने द्वारा दिए गए 3 विकल्पों में से किसी एक विकल्प पर चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र होंगे। मन की बात कार्यक्रम की 93वीं कड़ी में प्रधानमंत्री ने दिव्यांग बच्चों की बात कही। ऐसे बच्चे जो रोजमर्रा की जिंदगी में किसी न किसी शारीरिक चुनौती से मुकाबला कर रहे होते हैं। बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो या तो सुन नहीं पाते या बोलकर अपनी बात नहीं रख पाते। ऐसे साथियों के लिए साल 2015 में साइन लैंग्वेज की शुरुआत की गई थी। साइन लैंग्वेज ने ऐसे बच्चों के भविष्य को तराशने में अहम भूमिका निभाई है। ये रिपोर्ट देखिए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम की 13वीं कड़ी में कहा, इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना ने ऐसे दिव्यांग बच्चों की किस्मत बदल दी है। संस्थान ने अभी तक 10,000 वर्ड्स और एक्सप्रेशन की डिक्शनरी तैयार की है। जितने भी बधिर बच्चे हैं उनकी एजुकेशन इतनी अच्छी नहीं थी और साइन लैंग्वेज में मटेरियल नहीं था। जो डेफ बच्चे थे उन्होंने बहुत ही सफ़र किया और डेफ लोगों ने बहुत संघर्ष किया। उसके बाद सरकार ने ISLRTC की स्थापना की और हम सरकार का बहुत ही शुक्रगुजार हैं इसके लिए। ISL डिक्शनरी बन गई 3000 वर्ड्स की, उसके बाद 6000 शब्दों की और डिक्शनरी बनी, उसके बाद 6000 शब्दों की बनी, तो टोटल ऐसे 10,000 शब्द हो गए ISL में। जैसे वो सारी डिक्शनरी को डिवाइड किया गया है A to Z के शब्द में, उसके साइनिंग्स क्या है वो सब बताया गया है। 23 सितंबर को साइन लैंग्वेज दिवस के मौके पर कई स्कूली पाठ्यक्रमों को भी साइन लैंग्वेज में लॉन्च किया गया। साइन लैंग्वेज के तय स्टैंडर्ड को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बदलाव किए गए। साइन लैंग्वेज की डिक्शनरी का वीडियो बनाकर उसका प्रसार हो रहा है। यूट्यूब पर कई लोगों ने, कई संस्थानों ने इंडियन साइन लैंग्वेज में अपने चैनल शुरू किए हैं। 7-8 साल पहले साइन लैंग्वेज को लेकर जिस अभियान की शुरुआत हुई थी, उसकी फहरिस्त लाखों में पहुंच चुकी है। मन की बात में भी प्रधानमंत्री जी ने कई बहुत अच्छे उदाहरण दिए। जैसे उन्होंने एक पेरेंट्स का एग्जाम्पल दिया, पूजा और तिनका का हरियाणा से। उनके जो बच्चे डेफ थे उनके साथ बातचीत करने के लिए पेरेंट्स ने अपना साइन लैंग्वेज सीखा। और ऐसे हम भी चाहेंगे कि इवन बच्चों के जो भाई बहन हैं, सिबलिंग्स हैं, कज़न्स हैं, चाहे क्लासमेट्स हैं, वो भी कुछ लोग आगे आएँ और साइन लैंग्वेज सीखें, ताकि अब डेफ बच्चों के साथ एक उन्हीं की भाषा में अगर बातचीत कर पाएंगे तो उनको एक सुकून भी मिलेगा और बहुत अच्छे से कम्युनिकेशन भी एक बढ़ पाएगा। 2011 की जनगणना की बात करें तो देश में दिव्यांगों की संख्या 2,68,00,000 है। 50 लाख से ज्यादा श्रवण बाधित हैं। ऐसे युवाओं के लिए पहली से 10वीं कक्षा तक के बच्चों का पाठ्यक्रम साइन लैंग्वेज में तैयार करने का फैसला हुआ है। 6ठी कक्षा तक के बच्चों की पुस्तकें तैयार हो चुकी हैं। NCERT और ISLRTC ने एक MOU साइन किया हुआ है, जिसमें कक्षा 1 से 12वीं तक की सारी किताबें जो है वो साइन लैंग्वेज में कन्वर्ट करनी है। इस काम के तहत अभी तक कक्षा 6 तक की किताबें ISLRTC और NCERT ने साइन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर ली हैं। तो अभी भी काम बहुत बाकी है। साइन लैंग्वेज के क्षेत्र ने युवाओं के लिए अवसर खोल दिए हैं। देश भर में ऐसे लाखों युवाओं की मांग है जो विविध क्षेत्रों में अपना परचम लहरा सके। धीरज कुमार की रिपोर्ट, DD न्यूज। और यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। राजधानी नई दिल्ली में शनिवार को इंडियन सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट का 61वां वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया। साल 1947 में स्थापित ये संगठन एनेस्थीसिया, दर्द, क्रिटिकल केयर, इमरजेंसी केयर, ट्रॉमा की प्राथमिक देखभाल और पेरी ऑपरेटिव मेडिसिन के क्षेत्र में शिक्षा, नित नए रोचक अनुसंधान और रोगी देखभाल में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। सम्मेलन में संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर मैत्री पांडे, उपाध्यक्ष रंजू सिंह, सचिव राकेश गर्ग समेत मुख्य अतिथि के रूप में लेडी हार्डिंग कॉलेज के डायरेक्टर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार मौजूद रहे। कार्यक्रम में बोलते हुए इंडियन सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट के सचिव राकेश गर्ग ने संस्था की साल भर की उपलब्धियों और प्रमुख कार्यों को गिनाया। इंडियन सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट का एनुअल कॉन्फ्रेंस है। ये एक प्रोफेशनल बॉडी है हमारी, जो कि पूरी टीचिंग, ट्रेनिंग और सपोर्ट देती है जितने भी इंडिया के एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हैं। तकरीबन पूरे भारतवर्ष में 70 से 75 हज़ार एनेस्थीसिया के स्पेशलिस्ट हैं, जो कि OT के अंदर, ICU के अंदर मदद करते हैं। आपने देखा होगा ICU के, अभी कोविड के टाइम पे ICU जो संभालते थे वो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट ही थे। तो उसको हमारे को जो नॉलेज होती है मेडिकल साइंस में वो अपडेट करनी होती है। तो अपडेट करने के लिए हम इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस करते रहते हैं। ये उसी का एक पार्ट है हमारा। देश के कई राज्यों में भारी बारिश का सिलसिला जारी है। दिल्ली में बीते कई दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते हल्की ठंड ने भी दस्तक दे दी है। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार दिल्ली में ठंड का आगमन अक्टूबर के अंतिम सप्ताह या नवंबर के पहले सप्ताह में हो जाएगा। इसके अलावा मौसम विभाग ने आज भी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड के अलावा दक्षिण के भी कुछ राज्यों में बारिश का अनुमान जताया है।
वहीं उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश के कारण ठंड बढ़ गई है। चमोली, उत्तरकाशी, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग जिलों के ऊपरी इलाकों में और केदारनाथ में भी बर्फबारी हुई है। चमोली जिले में हेमकुंड साहिब और उत्तरकाशी में गंगोत्री में भी लगातार बर्फबारी हो रही है। तेज बारिश से अल्मोड़ा, बागेश्वर और नैनीताल में सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। देहरादून सहित निचले और मैदानी इलाकों में भी बादल छाए रहे और रुक रुक कर बारिश होती रही। इस बीच मौसम विभाग ने राज्य में 11 अक्टूबर तक विभिन्न स्थानों पर तेज बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। वहीं उत्तराखंड के चंपावत में भारी बारिश के कारण भूस्खलन से टनकपुर पिथौरागढ़ मार्ग बंद हो गया है। चंपावत में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में पूरे सप्ताह इसी तरह की बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं अगले कुछ दिन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के विभिन्न हिस्सों में भी भारी बारिश का अनुमान है। इसके लिए मौसम विभाग ने दोनों राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य ने मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक चरण सिंह से बात की। शनिवार सुबह से ही दिल्ली में बहुत जोरों की बारिश देखने को मिली है। खासतौर से दिल्ली एनसीआर का जो इलाका है वहां पे बहुत ज्यादा बारिश देखने को मिली है और इस पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद है दिल्ली मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हेड चरण सिंह, जो बात करेंगे कि किस तरीके से ये जो बारिश हो रही है कितना इंपैक्ट करेगा और कब तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये बारिश थमे। एक बात जो हर कोई जानना चाहता है कि ये जो बारिश हो रही है इसका रीजन क्या है? देखिए, इसका रीज़न मैं बता पाऊँ तो 3-4 तारीख में एक वेस्ट सेंट्रल वे में लो प्रेशर एरिया था और ये धीरे धीरे सेंट्रल इंडिया में मूव होके ये ईस्ट मध्य प्रदेश के आसपास वीक हो गया था। उसके बाद जो इसका सर्कुलेशन है वो मिड ट्रोपोस्फेरिक लेके जिसे हम 5 से 7 किलोमीटर ऊपर तक मानते हैं उसका बना हुआ था, जो आज की बात करें तो गुजरात रीजन और उसके आसपास स्थगित है। तो इससे अरेबियन सी से जो मॉइस्चर है तमाम नॉर्थ वेस्ट इंडिया में पुल हो रहा। साथ ही साथ एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, जो वीक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो तो मूव हो रहा है। एक दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो अफगानिस्तान के ऊपर है उससे वेस्टर्ली हवाएं यहाँ इसको मिड लेवल में रोक रही हैं। तो कुल मिला के जो अरेबियन सी से मॉइस्चर जा रहा है वो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में स्प्रेड है, जिससे फ्राइडे से ही काफ़ी एरियाओं में बरसात हो रही है। अगर हम दिल्ली में आएँ तो दिल्ली में रात से ही रुक रुक के बरसात हो रही है। आज पूरे दिन लगभग रुक रुक के बरसात हुई, परंतु उस बरसात की जो इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं हुई। वहीं अगर हम वार्निंग की बात करें तो इससे जो IMD ने वार्निंग ऑलरेडी जारी कर रखी थी वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ईस्ट राजस्थान, इन तमाम एरिया में भारी बरसात और ख़ासतौर से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भारी से बहुत भारी बरसात 3 दिन के लिए जारी की गई थी, जो आज और कल भी जारी रहेगी। उसके बाद परसों से यानी कि हम बात करें 8-9 में भारी से बहुत भारी बरसात उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में रहेगी। वहीं भारी बरसात हरियाणा, ईस्ट राजस्थान में रहेगी। उसके बाद 11 तारीख से इसमें कमी आ जाएगी, जो भारी बरसात की संभावना 1-2 जगह पर रह जाएगी, उत्तराखंड और यूपी के हिस्सा होंगे और उसके बाद ये धीरे धीरे 11 तारीख के बाद कमी आ जाएगी इसमें। ये जो अभी बारिश हो रही है इसका कोई कलर कोड आप लोगों ने वार्निंग इशू किया है? हाँ, देखिए, अगर नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करें तो उत्तराखंड और यूपी में ऑरेंज वार्निंग है 2 दिन के लिए। वहीं हरियाणा इंक्लूडिंग दिल्ली और ईस्ट राजस्थान के लिए येलो वार्निंग है, क्योंकि इधर हैवी रेन का चांस है और उत्तराखंड और यूपी में कुछ जगह में भारी से बहुत भारी बरसात का अगले 2 दिन पॉसिबिलिटी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात मिली। तो ये थे चरण सिंह जो बता रहे थे कि किस तरीके से अगले 2 से 3 दिन दिल्ली में ये जो बारिश है वो चलती रहेगी और सैटेलाइट इमेज से उन्होंने हमें एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और लो प्रेशर एरिया का जो एक इंट्रैक्शन हुआ उसके चलते ये बारिश हो रही है। कैमरा पर्सन विनय के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लगातार हो रही बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी घरों में घुस गया है। लगातार बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। यूपी के बलरामपुर जिले में राप्ती नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। NH 730 पर तेज बहाव के चलते छोटे वाहनों के आवागमन पर रोक लगा दी गई है। मूसलाधार बरसात व नेपाल से पानी छोड़े जाने से जिले में सैकड़ों गांव बाढ़ग्रस्त हैं। प्रशासन अलर्ट मोड में है और बचाव और राहत कार्य युद्ध स्तर पर किए जा रहे हैं। नावों से लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। शनिवार को DM व SP ने राप्ती के सिसई घाट पहुंच बाढ़ की स्थिति की जानकारी ली। एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। अब
है किस बात का जब है साथ में नंबर 1 आयशर 551। एक जानदार शानदार 5 स्टार सीरीज ट्रैक्टर जो आपको हमेशा दे शुभ लाभ। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। उत्तर कोरिया ने एक बार फिर बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। दक्षिण कोरिया की सेना ने कहा कि उत्तर कोरिया ने पूर्व समुद्री क्षेत्र में एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। बीते 2 सप्ताह में उत्तर कोरिया ने ये 7वीं बार मिसाइल परीक्षण किया है। जापान ने उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षण की निंदा करते हुए इसे उकसावे वाली कार्रवाई बताया है। जापान ने कहा कि उत्तर कोरिया द्वारा बार बार की जाने वाली कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूसरी तरफ उत्तर कोरिया ने अपने बचाव में कहा कि अमेरिकी सैन्य खतरों के खिलाफ आत्मरक्षा के लिए मिसाइल का परीक्षण किया गया। रूस और यूक्रेन के बीच जारी गोलीबारी के कारण यूरोप के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र की बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है। यूक्रेन और संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी संस्था ने दावा किया है कि इस गोलीबारी के कारण परमाणु संयंत्र को भारी नुकसान पहुंचा है। परमाणु कंपनी एनर्जो एटम ने कहा कि परमाणु संयंत्र की बिजली आपूर्ति जल्द बहाल नहीं होती है तो उसके रिएक्टरों के गर्म होने का खतरा बना रहेगा। इस सब के बीच रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में रूस ने वायुसेना के जनरल सर्गेई सुरोविकिन को रूसी बलों के संयुक्त समूह का कमांडर नियुक्त किया है। सर्गेई सुरोविकिन को 2017 में रूस के वायुसेना बलों का प्रमुख बनाया गया था। सर्गेई सुरोविकिन ने सीरिया में रूसी सैनिकों का भी नेतृत्व किया है। रूस राष्ट्रपति ने 5 सैन्य क्षेत्रों में से 2 कमांडरों को इस हफ्ते की शुरुआत में ही बर्खास्त कर दिया था। इसके बाद जनरल सुरोविकिन को यूक्रेन में रूसी सेना का प्रमुख बनाया गया है। खेलों की बात करते हैं। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जा रहे 3 मैचों की 1 दिवसीय सीरीज का आज दूसरा मुकाबला रांची में खेला जाएगा। ये मुकाबला दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। सीरीज का पहला मैच गंवा चुकी भारतीय टीम आज के इस मैच में करो या मरो की स्थिति में होगी। भारतीय टीम इस मुकाबले को जीतकर सीरीज में वापसी करना चाहेगी। वहीं पहले मुकाबले को जीतकर 1-0 की बढ़त हासिल कर चुकी दक्षिण अफ्रीका की टीम इस मैच को जीतकर सीरीज अपने नाम करना चाहेगी। 11 अक्टूबर से देश में अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप की शुरुआत होने जा रही है। गुजरात में चल रहे राष्ट्रीय खेलों में हिस्सा ले रही तमाम राज्यों की महिला फुटबॉल टीम के सदस्यों में इस प्रतियोगिता को लेकर काफी उत्साह नजर आ रहा है। सभी ने एक स्वर में माना कि इस प्रतियोगिता का आयोजन देश में महिला फुटबॉल की तस्वीर को बदल देगा। पेश है गुजरात से हमारे संवाददाता गौरव कुमार की ये खास रिपोर्ट। 30वें राष्ट्रीय खेलों में मणिपुर की महिला फुटबॉल टीम ने असम पर 5-0 की शानदार जीत के साथ फाइनल में जगह बना ली है। टीम अपने अब तक के प्रदर्शन से खुश है, लेकिन यहाँ जीत और हार से बड़ा दोनों टीमों के लिए कुछ और भी है, और वो है 11 अक्टूबर से शुरू होने वाला अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप, जिसे लेकर इन खिलाड़ियों में जबरदस्त उत्साह है। इनका मानना है कि पहली बार महिला फुटबॉल को लेकर देश में हो रहे इस बड़े आयोजन का दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। राष्ट्रीय खेलों में मणिपुर की ओर से खेल रही भारतीय महिला फुटबॉल टीम की खिलाड़ी बाला देवी अंडर 17 के आयोजन को देश में महिला फुटबॉल की बेहतरी की दिशा में एक बड़ा बदलाव मानती हैं। अंडर 17 वर्ल्ड कप डेफिनेटली अच्छा खेलेंगे, क्योंकि उन लोग टूर वगैरह जा चुका है और जो 11 जहाँ तक खेलने वाला है उन प्रैक्टिस कर चुका है, मैच खेल चुका है और टूर जा चुका है। तो उन लोग जो अदाफ टीम में करना है और कम्युनिकेशन करना है वो सारे चीज़ हो चुका है। तो 11 तारीख को स्टार्टिंग होने वाला है, तो ज़रूर मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारा जो देश जो फैंस है उनको सपोर्ट करे। अभी इतना मालूम नहीं था कि वुमेन फुटबॉल इंडिया है, सिर्फ मेल फुटबॉल में ज़्यादा फोकस करती है। तो अभी अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप होने वाला है, इसीलिए हर स्टेट में इतना अच्छा से वुमेन फुटबॉल डेवलपमेंट प्रोग्राम कर रहा है, ग्रास डेवलपमेंट प्रोग्राम कर रहा है, खेलो इंडिया का लीग हो रहा है। तो हर स्टेट में इतना अच्छा प्रोसेस चल रहा है। तो अंडर 17 के बाद भी इतना अच्छा प्रोसेस होगा, डेवलपमेंट होगा इंडियन वुमेन फुटबॉल के लिए। वहीं कुछ का मानना है कि इस आयोजन से उनके खेल में गुणात्मक सुधार होगा, जो उन्हें अपनी कमियों को दूर करने में सहायक होगा। वो तो बहुत फायदा है, इंडिया के लिए बहुत फायदा है, क्योंकि इंडिया टीम अभी वर्ल्ड कप फर्स्ट टाइम खेला है अंडर 17। वो तो बहुत अच्छा खेलेगा वो लोग, बाकी लोग भी देख के अच्छा खेल सकता है। उन लोगों को देख के
बाकी प्लेयर भी बहुत अच्छा खेलेगा। ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है कि अंडर 17 वर्ल्ड कप हमारा इंडिया ऑर्गेनाइज कर रहा है, जिसके थ्रू हमें बाहर के टीमों के साथ खेलने का बहुत अच्छा मौका है ये हमारे लिए। और अगर जैसे जैसे बाहर की टीमें आएंगी उतना हमारा एक्सपीरियंस बढ़ेगा, उस तरीके से हम अपने आप को देखेंगे कि हमारा लेवल क्या है और उनका लेवल क्या है। तो इस तरीके से हम अपने गेम को भी देख सकते हैं कि किस तरीके से बाहर फॉरेन की कंट्रीज की टीमें प्लेइंग करते हैं ग्राउंड के अंदर, और हमारे अंदर क्या कमी है, हमारे अंदर क्या कमी है और उनसे क्या अच्छी क्वालिटीज हैं। इन दोनों का तालमेल हम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप में भारतीय टीम ग्रुप ए में मोरक्को, ब्राजील और अमेरिका के साथ है। ऐसे में चुनौती भी बड़ी है, लेकिन इसके साथ ही अनुभव की कसौटी पर जहां बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, वहीं भविष्य के नए सितारों के लिए भी एक नई जमीन तैयार होगी। जाहिर तौर पर एक शुरुआत की जो जरूरत होती है वो शुरुआत हो चुकी है। पहले हमने देखा था कि किस तरह से अंडर 17 का बॉयज का टूर्नामेंट फुटबॉल का वर्ल्ड कप का खेला गया था। अब उसी की तर्ज पर अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप जो है वो आयोजित हो रहा है। ऐसे में देश को इसका कहीं ना कहीं फायदा जो है वो जमीनी स्तर पर तो मिलेगा ही, साथ ही साथ भारतीय फुटबॉल को एक नई पहचान और नए कलेवर के साथ सामने आने का मौका भी मिलेगा। कैमरामैन राहुल चोपड़ा के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज़, अहमदाबाद। आज विश्व डाक दिवस है। हर साल 9 अक्टूबर को दुनिया भर में विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। इस साल विश्व डाक दिवस की थीम पोस्ट फॉर प्लैनेट है। 1874 में यूनिवर्सल पोस्टल के निर्माण की वर्षगांठ के अवसर पर टोक्यो में यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस द्वारा घोषित इस दिन को डाक दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व डाक दिवस का उद्देश्य लोगों के रोजमर्रा के जीवन में डाक की भूमिका के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक विकास में इसके योगदान के प्रति जागरूकता लाना है। देश भर में आज शरद पूर्णिमा का पर्व पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा मनाई जाती है। शरद पूर्णिमा की रात्रि पर चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है। लोग आज महालक्ष्मी की आराधना करते हैं। शरद पूर्णिमा के अवसर पर देश भर के कई मंदिरों में विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। वहीं कई मंदिरों में झांकियां भी निकाली जा रही हैं। शरद पूर्णिमा के अवसर पर देश भर में लोग पवित्र गंगा समेत तमाम नदियों में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।